तो ये और वो जो पैर, और फिर उसके बाद में जो नीतीश जी ने पढ़े तो ऐसे कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ इनका जो दिमाग के माइंड का कारक होता है चंद्र, दिमाग कहीं ना कहीं इनका फिराया जा रहा है, या उम्र के जो दोनों की उम्र का तो तकाजा हो ही चुका है, तो फिर वो कुछ ना कुछ इनका माइंड फिर रहा है। इट इज ऑल्सो शोइंग कि मिनिस्टर्स का कहीं ना कहीं माइंड फिरने वाला है, ऊट पटांग कुछ डिसीजंस लेने वाले हैं ये। अच्छा, इसमें हाँ, और जो चंद्र है, हम अगर देखें तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि से भी एस्पेक्ट पड़ रहा है, मंगल की चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है, तो राहु और मंगल की चतुर्थ दृष्टि चंद्र पे पड़ रही है यहाँ पे इस शपथ ग्रहण समारोह के कुंडली में। तो ये दिखा रहा है कि ये जो सरकार होगी ये मीन, सेल्फिश नेचर, चीटर, स्कैमर टाइप की होगी, वुमनाइजर, ये सारी चीजें होगी, बहुत ही ज्यादा स्वार्थी, बहुत ज्यादा बड़बोली, और सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखने वाली होगी। स्पेशली लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए ये अच्छा नहीं होगा, अच्छी सरकार नहीं होगी, कोई ऐसे कांड होने वाले हैं। इसके अलावा सेक्स स्कैंडल्स, आगामी ग्रह जो हैं इसमें, वो जो मैंने पिछली बार बताया था, कोई भी ग्रह जिन ग्रहों के नक्षत्रों में नहीं होते हैं उन्हें आगामी ग्रह कहा जाता है। तो इस कुंडली में आगामी ग्रह हैं शुक्र और शनि। तो ये बता रहा है चैलेंजेस फ्रॉम इन चीजों में चैलेंजेस आएंगे इस गवर्नमेंट को, धन के मामले में, या स्कैम्स वगैरह उठेंगे, जांच होगी, धन से रिलेटेड चैलेंजेस रहेंगे, महिला, विमेन, शुक्र से रिलेटेड चीजें हैं, आर्टिस्ट, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से काफी चैलेंजेस उठने वाले हैं, कुछ स्कैंडल्स उठेंगे जिनके कारण सरकार, अब वो रेवन्ना का तो हो ही गया, देखिए वो भी शायद और खींचेगा, तो वो भी हो सकता है, क्योंकि राहु है वो तो फॉरेन चला गया ऑलरेडी। सेक्स स्कैंडल, स्टॉक मार्केट, देखिए राहु पंचम भाव में बैठा है, पंचम भाव होता है स्टॉक मार्केट का, और स्टॉक मार्केट की जेपीसी की ऑलरेडी आप बता रहे हैं पहुंच गई है पीआईएल। हाँ, स्टॉक मार्केट का पे याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई है। एग्जैक्टली तो जो राहु जिस राशि में बैठे हैं, मीन राशि, इसके जो गुरु होते हैं, इसके जो देव होते हैं वो गुरु होते हैं। तो गुरु तो ऑलरेडी मैंने बताया आपको कोर्ट वगैरह के उसमें फंसने वाला है, तो ये स्टॉक मार्केट का तो बहुत हो सकता है यही एक इतना बड़ा स्कैंडल हो जाए कि इसके कारण ये सरकार गिर जाए, क्वाइट पॉसिबल। तो क्या लग रहा है आपको, ये कई लोग भी पूछे कि या मध्यावधि चुनाव होगा या उससे पहले सरकार पे संकट है, सरकार पे कौन सा डेडलाइन है उसके बीच तक संकट है, और वो डेडलाइन निकल जाता है तो वो इजी हो जाए? हाँ, मैं बता रही हूँ, उसके लिए हमको एनडीए की कुंडली देखनी होगी, मैं आगे बताऊंगी, वो कवर करूंगी। तो सेक्स स्कैंडल, स्टॉक मार्केट, पब्लिक, फार्मर्स, इन सब से इनको बहुत ज्यादा इनको चैलेंजेस मिलने वाले हैं, पार्लियामेंट से भी चैलेंजेस मिलने वाले हैं अब, ठीक है, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ वेरी एक्टिव पार्लियामेंट। अच्छा, अब इस चीज पे मैं, इस शपथ ग्रहण के इसके मैं बाद में आती हूँ, पहले जो प्रश्न पूछा गया उसका मैं उत्तर देती हूँ। एनडीए की कुंडली, हाँ ये एनडीए की कुंडली है, ठीक है, ये हमारी पिछली बार देखना रह गया था, अगर जो हम ये देख लेते तो हम क्लियरली बता पाते कि अच्छा भाजपा तो नहीं आ रही है पर एनडीए का अच्छा समय चल रहा है। अब ये जो देख रहे हैं आप, इस कुंडली में मुझे एनडीए के फॉर्मेशन का समय नहीं पता, पर हम नाड़ी ज्योतिष के अनुसार अगर हमें समय नहीं पता होता तो हम राशियों के द्वारा भी निर्णय कर सकते हैं, फलित कर सकते हैं। तो अभी जो डेट तो 15 मई 1998 आपने डाला है, 1998 की है, तो मैंने अभी लगभग समय ले लिया है, पर अगर हम सिर्फ राशियों से देखें, यहाँ पे लग्न को नहीं कंसिडर कर रहे, सिर्फ राशियों से गोचर के अनुसार देखें, तो अभी इनको क्यों सत्ता मिली है, उसका सीधा सीधा कारण ये है कि जहां पे इनका सूर्य है वहां पे अभी गुरु का गोचर, गुरु सूर्य इन सब का गोचर हो रहा है वृषभ राशि में, तो इनको सत्ता मिल गई, क्योंकि गुरु शुभता लाते हैं, गुरु ने यहाँ पे इनको सरकार दिलाई। और दूसरी बात यह है कि शनि भी गुरु के ऊपर आए हुए हैं, तो ये शॉर्ट साइन था कि इनको सत्ता मिल गई। अब मैं आपको श्योरिटी से बता सकती हूँ कि अगले साल जब केतु यहाँ पे आएंगे सिंह राशि में, अभी केतु यहाँ पे कन्या राशि में चल रहे हैं, केतु जब सिंह राशि में आएंगे तो यहाँ पे जो नेटल कुंडली का जो शनि है उस पे एस्पेक्ट करने वाले हैं, तो अगले साल ये सरकार गिर जाएगी।
जब भी शनि के ऊपर केतु का गोचर होता है, और शनि भी यहाँ से हट जाएंगे और वो मीन राशि में आ जाएंगे। तो जब, और ये कब होने वाला है? अगले साल मई में केतु जो है वो सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो जब अगले साल मई से लेकर के, अब वो डिग्री का थोड़ा वो रहेगा कि उतनी डिग्री पे जब वो पहुंचे, तो अगले साल 18 मई को ये हो जाएगा। ये इतना मैं मैक्स टाइम दे रही हूँ। और हाँ, थोड़ा से कुछ महीने अगले साल 18 मई 2025 तक मान लेते हैं कि ये सरकार ट्रबल में रहेगी और वो सरकार जा सकती है। और एक और चीज बता रही हूँ मैं संदीप जी, नहीं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे कि आपने तो मई कहा था। तो डिग्री का भी इसमें होता है, क्योंकि केतु उल्टा चलता है, तो 30 डिग्री, 29 डिग्री, 28 डिग्री, ऐसे चलते चलते जब वो शनि की डिग्री के पास आएंगे, ठीक है, तब ये होगा। और ये लगभग अगले साल मैक्स टू मैक्स जब वो शनि के डिग्री के नजदीक आएंगे, तब ये गिर जाएगी सरकार। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ये तिथि कब का है? अगले साल वो जो नजदीक आएगी? हाँ, वो मैंने उतना ज्यादा नहीं कैलकुलेट किया है, वो मुझे थोड़ा कैलकुलेट करके मैं पोस्ट लिख दूंगी उस पर। ठीक है, तो अगले साल मई में जब केतु सिंह राशि में आएंगे, और सिंह राशि में आने के बाद में जब वो शनि की डिग्री के नजदीक आएंगे, तब ये सरकार गिर जाएगी। और ये मैं आपको दावे से लिख के दे सकती हूँ। ठीक है, पर उसके पहले भी कई सारी चीजें होंगी। ये मैक्स मैं बता रही हूँ, और उसके पहले भी हो सकता है। तो उससे पहले, क्योंकि भाजपा का अगर मैं चरित्र देखूं तो अपने साथ की हर पार्टी को उसने खत्म कर दिया है, तो क्या इन दोनों तीनों पार्टियों को भी वो तोड़ने का प्रयास करेगी? ये दिखता है कहीं? हाँ, वो तो अब्सॉर्ब करने का प्रयास करेगी, वो जो छोटे छोटे जो इंडिपेंडेंट जो है उनको वो करेगी, ताकि इन दोनों बड़ी पार्टियों की जरूरत इनको ना पड़े। एक और बात है कि जो दो इनके अलायंसेस हैं, नायडू जी और नीतीश कुमार, ये दोनों अनुराधा नक्षत्र की एनर्जी लिए हुए हैं। ठीक है, नाम के अनुसार। तो अनुराधा नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है जिसके आशाएं, जो इच्छाएं हैं, वो पूरी नहीं होती, उसको जो चाहिए होता है वो नहीं। ठीक है, तो ये वो ऐसी एनर्जीज लेके बैठे, और दोनों ही पलटू राम है कहीं ना कहीं इन ऑल रिगार्ड्स। तो पास्ट हिस्ट्री भी है उस चीज की। तो ऐसा हमें ऐसे क्या लग रहा है कि ये चीज नहीं गिरेगी? मैं और भी बताऊंगी पुनर्वसु के बारे में आगे। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं एवरी प्लैनेट वाइज के ये क्या बता रहा है। जो चतुर्थ भाव में शनि बैठा हुआ है, ये बता रहा है गवर्नमेंट को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऑब्स्टिकल्स एंड डिफिकल्टीज फॉर द गवर्नमेंट, बैड वेदर फॉर क्रॉप्स, जो किसान है बेचारे, क्रॉप्स है, अन्न है, वो उसके लिए जो वेदर है वो ठीक नहीं होगा, वो ये बता रहा है। और माइनिंग डिजास्टर एंड अर्थक्वेक्स, ये चीजें हो सकती हैं जब शनि चतुर्थ भाव में बैठता है, तो ये चीजें लाता है। ये जो शपथ ग्रहण समारोह है उसकी कुंडली से ये दिख रहा है। ठीक है, अब इसके शपथ ग्रहण समारोह जो है वो उससे दिख रहा है कि किसानों आदि के लिए विपदा आएगी। जी, अब उसके बाद में राहु जो पंचम भाव में बैठा हुआ है, इसके बारे में ये सुनिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, राहु जो पंचम भाव में बैठा हुआ है, इट गिव्स, क्योंकि पंचम भाव जो होता है वो दशम भाव से 8वां भाव होता है, तो वो बता रहा है देयर कैन बी पॉलिटिकल प्लॉट्स अगेंस्ट द रूलर, मतलब राजा के अगेंस्ट षड्यंत्र, ये बता रहा है राहु पंचम भाव में बैठा हो, क्योंकि अष्टम होता है दशम भाव से, तो मोदी जी के अगेंस्ट षड्यंत्र होंगे। और जो फॉरेन डिप्लोमैट्स हैं उनके अगेंस्ट भी षड्यंत्र होंगे, ये बता रहा है। और इट में इंसाइट सेडिशन एंड रिबिलियन, मतलब राइट्स और वो सब होगा, हो सकता है, ये बता रहा है। प्रोमिनेंट एक्टर्स और हाई गवर्नमेंट ऑफिसर्स डाई ईदर बाय सफोकेशन और टेररिस्ट अटैक्स, मतलब जो आप बता रहे ना कि ये ईडी सीबीआई वगैरह को भेज के वो कर लेते हैं, दूसरी पार्टियों को खत्म कर देते हैं, कहीं ना कहीं उसी का इशारा ये दे रहा है। प्रोमिनेंट हाई ऑफिशियल जो गवर्नमेंट जो मिनिस्टर्स हैं, उनको जेल वेल भेज के, मतलब वो खत्म हो जाएंगे, या तो उनको खत्म कर दिया जाएगा, लिटरली खत्म कर दिया जाएगा, या उनको अपने में मिला लिया जाएगा
कहीं ना कहीं जेल भेज देंगे, सफोकेट करेंगे, या ये भी हो सकता है कि इन्हीं के भाजपा के जो इनके कृत्य हैं, क्योंकि इतनी सारी जेपीसीज चलेंगी, इन्हीं के जो मंत्री है वो जेल चले जाए। ठीक है, ईदर विच वे इस सरकार के मंत्री जेल जाएंगे, खत्म होंगे, चाहे वो भौतिक सेंस में हो, चाहे वो किसी भी सेंस में हो। मतलब इस सरकार के कुछ कोई ना कोई मंत्री जेल की दशा दिख रही है। इसका मतलब इसका एक दूसरा पहलू अगर देखें तो न्यायपालिका बहुत सजग रहेगी, सक्रिय रहेगी। एग्जैक्टली और टेररिस्ट अटैक, वही मैंने आपको जो बताया था, टेररिस्ट अटैक भी बता रहा है राहु यहाँ पे बैठा हुआ। सडन एक्सीडेंट्स इन स्पोर्ट्स और एजुकेशनल फील्ड्स, ये इसके लिए भी हमें सजग रहना होगा। राहु causes irreligious और immoral tendencies among people। immoral tendencies तो आप कई बार बता ही चुके हैं, ये पूरी पार्टी में है ही। तो जैसे अब हम जैसे आपने कहा अभी शपथ ग्रहण का, तो उसका अगर एक लाइन में ले कि शपथ ग्रहण की टाइमिंग से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मतलब शपथ ग्रहण? हाँ, तो वही मैं बता रही हूँ कि जो शपथ ग्रहण का समय है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो क्योंकि ये जनता के लिए ये सब हानिकारक होने वाली है। सरकार जनता का भला नहीं कर पाएगी। तो ये कह सकते हैं कि गलत शपथ ग्रहण के टाइमिंग के कारण जनता पर आएगी विपदा। जी, क्योंकि इतनी जल्दी रखना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी शुक्र अस्त है, बुध अस्त है, भारत का जो लग्नेश है वही शुक्र है। इतनी कुछ दिन रुक जाते जब ग्रह स्थिति ठीक हो जाती, पर यहाँ पे तो जल्दी थी। सही बात है, अभी तब की टाइम है बचा हुआ इनका। हाँ, अब देखिए जो ये अस्त बुध है ये क्या बता रहा है? अस्त बुध बता रहा है डबल डीलिंग, मतलब दोनों जगह दो जगह कुछ बोलना, कुछ करना, पॉलिसी फेलियर। ठीक है, शायद अग्निवीर वगैरह जो बोल रहे हैं वो वापस लेने का कुछ हो। पॉलिसी फेलियर इस सरकार में भी पॉलिसी फेलियर दिखेगा। तो दो चीज बड़ी बात आपने कही, एक कि गलत समय पर शपथ ग्रहण के कारण जनता विपदा में फंसेगी, एक। दूसरा एनडीए के पुनर्वसु नक्षत्र का आपने बताया कि ये सरकार 18 मई 2025 तक उथल पुथल में रहेगी और उसके बाद सत्ता से जा भी सकती है। हाँ, मई से थोड़ा बाद में, वो मैं देखकर बताऊंगी, उतना मैंने माइन्यूटली नहीं देखा है, बट पूरे इसके वो बन जाएंगे योग, और महिलाएं सफर करेंगी इस सरकार के कार्यकाल में। महिलाएं सफर करेगी, ये बात दो तीन चीजों से साबित होता है। एक तो बार बार हम महिलाओं को समझाते रहे, पर महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट दिया मोदी को। तो एक तो बजट, जो घर की महंगाई, ये तो महिलाओं को सबसे ज्यादा असर करते हैं। दूसरा जो एचपीवी वायरस का टीका है, छोटी छोटी बच्चियों को लगना है, तो ये बात भी दिख रहा है इसमें। बिल्कुल दिख रहा है। और इसके अलावा डिप्लोमेटिक फेलियर्स, डिप्लोमेटिक मिस्टेक्स होंगी। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ ट्रीटीज एंड कमर्शियल ट्रेड, जो ये इन्होंने संधियां बनाई होंगी दूसरे देशों के साथ में, वो सब टूटेंगी, ये बता रहा है अस्त बुध। अपने प्रोमिसेस और कमिटमेंट्स नहीं रख पाएंगे ये। और एट द सेम टाइम ये जो पार्टनर्स है, नायडू, चंद्रबाबू नायडू और ये जो नीतीश कुमार है, या और भी जो छोटे छोटे दल है, ये अपने प्रोमिसेस नहीं रख पाएंगे उनके साथ में, ये बता रहे हैं। इसीलिए ग्रहों का ठीक होना जरूरी होता है मुहूर्त में। और ये ब्रेक कर देंगे तो हम जानते हैं फिर उसका क्या वो हो सकता है ना, डिस्प्यूट्स विद फॉरेन कंट्रीज, ये भी दिख रहा है। फॉरेन कंट्री के साथ डिस्प्यूट तो इनका होना है, क्योंकि इनकी विदेश नीति बड़ी कमजोर है। अच्छा, एक और चीज है। हाँ, एक ब्यूरोक्रेट को विदेश मंत्री बनाया है, तो उसकी समझ तो कितनी ज्यादा है। कितनी है। केतु जो यहाँ पे एकादश भाव में बैठे हुए हैं, वो बता रहे हैं सडन डेथ, मर्डर्स, असैसिनेशंस, इम्प्रिजनमेंट टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये भी यही चीज बता रहे हैं। तो इसमें अगर हम मोदी जी के भाषण को ले लें कि इस बार तीसरे काल में किसी को नहीं छोड़ेंगे, तो कई सांसद जेल जा सकते हैं, विपक्ष के भी जेल जा सकते हैं। एग्जैक्टली, क्वाइट पॉसिबल, वो बता रहा है। इसके अलावा जो
हाँ, जो गुरु बैठे हुए हैं यहाँ पे सप्तम भाव में, वो बता रहे हैं डिस्प्यूट्स इन फाइनेंशियल ट्रेड एंड फील्ड्स। तो वही स्टॉक मार्केट और जितने भी ये इलेक्ट्रल बॉन्ड और भी जो खुलेंगे, उनमें जो डिस्प्यूट्स हैं वो खुलेंगे और वो कोर्ट तक के पहुंचेंगे। जुडिशियरी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। और इसके साथ ही वित्तीय संकट, वित्तीय जो मामले होंगे वो भी उठेंगे। तो शुक्र अस्त है, तो धन से रिलेटेड जो इश्यूज उठने वाले हैं वो तो दिख ही रहा है, ये चैलेंजेस होंगे इस सरकार में। और श्वेता जी, जो इनके समर्थक हैं बड़ी संख्या में, जो मंदबुद्धि बहुत सारे लोग, उन पे भी कुछ इफेक्ट दिख रहा है। इस ग्रहों के इफेक्ट जो है, एक तो महिलाओं पे आपने दिखाया, देश पे दिखाया, किसानों पे आपने बताया, इन मंदबुद्धियों पे भी कुछ होना है कि ये वज्र ही रहेंगे, पूरे इन पहाड़ पर्वत ही रहेंगे। ये जो भक्त है ना संदीप जी, देखिए राहु से पीड़ित हैं, ये पीड़ित ही रहेंगे जब तक कि इनके साथ में कोई ये हादसा नहीं हो जाए। जब तक इनकी आंखें नहीं खुले, भोगे नहीं है, ये नहीं समझने वाले। पर वो मुसीबत जो जनता की आपने कही है, उस जनता की मुसीबत में तो ये भी आने वाले हैं, ये भी पिसेंगे। बिल्कुल सही बात है। ये नहीं समझने वाले। अच्छा, इसके साथ ही जो शुक्र अस्त है वो बता रहे पब्लिक स्कैंडल्स, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। हाँ, ये मैंने बता दिया। अब इसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम चंद्रमा का देखें पुनर्वसु नक्षत्र। ठीक है, पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में शास्त्रों में क्या कहा गया है। तो इसके लिए मैं एक बैकग्राउंड देना चाहती हूँ कि वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड के दूसरे सर्ग में जब राजा दशरथ श्री राम जी का राज्याभिषेक करना चाहते थे, तो अच्छा, इसके पहले चंद्रमा जो है वो हर नक्षत्र में एक दिन रहते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं, वो अपने महल में सबको बुलाते हैं और वहां पे कहते हैं, थोड़ा सा ये पढ़ लेती हूँ मैं। उस समय राज्यसभा में बैठे हुए सब लोगों को संबोधित करके महाराज दशरथ ने मेघ के समान शब्द करते हुए दुंदुभी ध्वनि के सदृश अत्यंत गंभीर एवं गूंजते हुए उच्च स्वर से सबके आनंद को बढ़ाने वाली यह हितकारक बात कही। राजा दशरथ का स्वर राजोचित स्निग्धता और गंभीरता आदि गुणों से युक्त था, अत्यंत कमनीय और अनुपम था। वे उस अद्भुत रसमय स्वर से समस्त नरेशों को संबोधित करके बोले, सज्जनों, आप लोगों को यह तो विदित है कि मेरे पूर्वज राजाधिराजों ने इस श्रेष्ठ राज्य का और यहाँ की प्रजा का किस प्रकार पुत्र की भांति पालन किया था। समस्त इक्ष्वाकु नरेशों ने जिसका प्रतिपालन किया है, उस सुख भोगने के योग्य संपूर्ण जगत को कहाँ पे थी मैं? हाँ, संपूर्ण जगत को अब मैं भी कल्याण का भागी बनाना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज जिस मार्ग पर चलते आए हैं उसका अनुसरण करते हुए मैंने भी सदा जागरूक रहकर समस्त प्रजाजनों की यथाशक्ति रक्षा की है। समस्त संसार का हित साधन करते हुए मैंने इस शरीर को श्वेत राज छत्री छाया में बूढ़ा किया है। अनेक सहस्त्र 60,000 वर्षों की आयु पाकर जीवित रहते हुए अपने इस जराजीर्ण शरीर को अब मैं विश्राम देना चाहता हूँ। देखिए, उस समय लोग कितना जीवित रहते थे। राजा दशरथ श्री राम के राज्याभिषेक के समय उनकी आयु थी 60,000 वर्ष। ठीक है, और हाँ, विश्राम देना चाहता हूँ। जगत के धर्म पूर्वक संरक्षण का भारी भार राजाओं के शौर्य आदि प्रभावों से ही उठाना संभव है। अजितेंद्र पुरुषों के लिए इस बोझ को ढोना अत्यंत कठिन है। मैं दीर्घ काल से इस भारी भार को वहन करते करते थक गया हूँ। इसलिए यहाँ पास बैठे हुए इन संपूर्ण श्रेष्ठ द्विजों को अनुमति लेकर प्रजाजनों के हित के कार्य में अपने पुत्र श्री राम को नियुक्त करके अब मैं राज्य कार्य से विश्राम लेना चाहता हूँ। मेरे पुत्र श्री राम मेरी अपेक्षा सभी गुणों से में श्रेष्ठ हैं। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले श्री रामचंद्र बल पराक्रम में देवराज इंद्र के समान है। पुष्य नक्षत्र से युक्त चंद्रमा की भांति समस्त कार्यों के साधन में कुशल एवं धर्मात्माओं में श्रेष्ठ उन पुरुष शिरोमणि श्री रामचंद्र को मैं कल प्रातः काल पुष्य नक्षत्र में युवराज के पद पर नियुक्त करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाल्मीकि जी ने पूरे रामायण में
ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से बिखेरा हुआ है, जैसे मोती बिखेरे हुए हैं। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक पुष्य नक्षत्र में करना चाहते थे, और पुष्य नक्षत्र से एक नक्षत्र पहले कौन सा नक्षत्र आता है? पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र जो है हाँ, पुनर्वसु नक्षत्र में ही आज जो है यहाँ पे, और यहाँ पे भी राज्याभिषेक की ही बात हो रही है एक तरह से। पुनर्वसु नक्षत्र है, राज्याभिषेक की बात हो रही है। और हम जानते हैं कि जब राजा दशरथ ने श्री राम का राज्याभिषेक पुनर्वसु नक्षत्र में करने का मन में ठाना, उन्होंने तैयारी भी कर ली थी, श्री राम को भी बुलाया था। उन्होंने, श्री राम ने और माँ सीता ने सब सारे प्रबंध कर लिए थे, उनको उपवास रखने को कहा था, वो सब किया उन्होंने। पर बैकग्राउंड में कैकेयी और मंथरा की प्लानिंग चल रही थी। मतलब अंतर्ग्रह में परिवार में ही कलह पनप रहा था पीछे पीछे, और वो फिर हम जानते हैं रामायण में कि वो हो नहीं पाया, और उसके कितने साल बाद एक्चुअली श्री राम का राज्याभिषेक हुआ, है ना। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि पुनर्वसु नक्षत्र में जो कार्य किया जाता है वो पहली बार में सफलता नहीं पाता।